बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज जो है ना वो हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम द चैप्टर 6 किंगडम मोनेरा इंक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। और हाँ, आज जो है ना वो हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की जो है ना वो बात करेंगे। सो लेक्चर नंबर है हमारा 6, चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया ओनली। जी, आज हम बात करने लगे हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ग्रो करता है, और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करते देखते हैं ना तो हम देखते हैं कि उसका साइज बढ़ रहा है। जैसे हम हैं ह्यूमंस, हम मल्टी सेलुलर हैं, बच्चे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते 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 बड़े होते जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बड़ा नहीं होता। हम बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे सेल डिवाइड करके ज्यादा होते हैं। सो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये नहीं कि सेल साइज में बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि सेल साइज में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज कर रहा है। सो बैक्टीरिया क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो अपने नंबर को बढ़ाता है, डिवीजन करता है। किस प्रोसेस के थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू। सो जब बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता है तो उसे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कहते हैं, और उसे ही हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। रिप्रोडक्शन में अगली नस्लें पैदा करनी होती हैं, और ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज इन नंबर। सो दोनों के लिए क्या है जी? बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया के पास बाइनरी फिजन का तरीका ये है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से पहले डीएनए की कॉपीज प्रिपेयर करता है, 1 से 2 कर लेता है डीएनए। फिर उसके बाद वो क्या करता है? अपनी सेल मेम्ब्रेन को पिंच करता है, पिंच करना शुरू करता है सेंटर से, और सेंटर से पिंच करने के बाद बैक्टीरिया जो है ना वो क्लीवेज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ना वो एक बैक्टीरिया से कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। इस तरह से 2 कंप्लीटली फॉर्म्ड मैच्योर बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट। सो बैक्टीरिया एक से कितने हो जाता है? 2 हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। सिंपल। सो बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? बाइनरी फिजन का मेथड यूज किया जाता है। बाइनरी फिजन इज asexual method, asexual method of reproduction in bacteria. सो बैक्टीरिया जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो बाइनरी फ्यूजन यूज करते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मेथड यूज नहीं करते, वो एग्स नहीं बनाते, वो स्पर्म्स नहीं बनाते, वो मियोसिस नहीं कर सकते एग और स्पर्म को मिला के, क्योंकि ये तो हैप्लॉइड है। बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, उनके पास मियोसिस पॉसिबल ही नहीं है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है, जिसमें क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। सो बैक्टीरिया जो है वो हैप्लॉइड है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस वाली नहीं कर सकता। लेकिन बैक्टीरिया के पास एक बड़ा ही डिफरेंट प्रोसेस पाया जाता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है जी कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरिया अपने पिलाए एक दूसरे के साथ जोड़ के अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अपने पिलाए अटैच करके अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होती हैं। तो जब जेनेटिक वेरिएशंस पैदा हो रही हों तो वो सेक्सुअल तरीका माना जा सकता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती इसलिए है ताकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस पैदा हो, तब्दीलियां पैदा हो, पिछली जनरेशन से ज्यादा अच्छी हो नेक्स्ट जनरेशन। सो बैक्टीरिया के पास एक प्रॉपर तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। एक डिवीजन से लेके अगली डिवीजन के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। जनरेशन टाइम यानी कि ये देखें, बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, 1 से 2 हो गया, अब ये दोनों फिर आगे डिवाइड करेंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, तो वो 1 से 2 हुए और 2 से 4। एक डिवीजन से लेके अगली डिवीजन तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं, जो 20 मिनट्स है बैक्टीरिया के पास। ठीक है, सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, बैक्टीरिया भी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। इनका जनरेशन टाइम क्या है, एक सेल डिवीजन से लेके नेक्स्ट डिवीजन के बीच में जो टाइम पीरियड है उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं, और ये एक एसेक्सुअल मेथड है। उसके अलावा बैक्टीरिया के पास कंप्लीटली जो है ना वो डिफरेंशिएटेड प्रॉपर मैकेनिज्म तो नहीं पाया जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन एक छोटा सा रिजेंबल्ड जेनेटिक वेरिएशंस पैदा करने वाला प्रोसेस पाया जाता है जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। और कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना उसके 4 फेजेस हैं। मतलब हमने एक कल्चर मीडियम बनाया है, बैक्टीरिया का एक कल्चर बनाया है, तो उस कल्चर के अंदर जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ की स्टेजेस देखते हैं तो उसमें से पहली स्टेज है लैग फेज, फिर है लॉग फेज, फिर है स्टेशनरी फेज, और फिर है जी डेथ एंड डिक्लाइन फेज। लॉग फेज में बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर themselves for डिवीजन। बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है जैसे बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर रहे। हम पेट्री डिश को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं या फिर पेट्री डिश से कुछ बैक्टीरिया लेके उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बैक्टीरिया कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि उस टाइम में वो अपनी डिवीजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद फेज है जी जिसमें बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। बहुत तेजी से बैक्टीरिया डिवाइड होते हुए नजर आते हैं, इस फेज को हम कहते हैं लॉग फेज। फिर क्या कौन सा फेज होता है, जिसमें जितने बैक्टीरिया नए पैदा हो रहे होते हैं उतने बैक्टीरिया मरना भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी रेट और नेटेलिटी रेट बराबर हो जाता है। पैदा होने की तादाद और मरने की तादाद क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और डेथ एंड डिक्लाइन फेज लास्ट वाला फेज होता है। बैक्टीरिया के कल्चर को ज्यादा देर रखे ना तो सारे बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। ज्यादा देर अगर बैक्टीरिया का कल्चर पड़ा रहे, वो पुराना हो जाए, तो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, सारे के सारे डेड हो जाते हैं। सो पहला फेज लैग फेज जिसमें बैक्टीरिया अपनी डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, लॉग फेज जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, डिवाइड एट देयर हाईएस्ट स्पीड, जिसमें बहुत तेजी से डिवाइड करते हुए नजर आते हैं, वो लॉग फेज होता है। और जिसमें बैक्टीरिया स्टेशनरी शो हो रहे होते हैं, जितने पैदा हो रहे होते हैं उतने मर भी रहे होते हैं, तो वो है स्टेशनरी फेज। और जिसमें सारे बैक्टीरिया कल्चर में मर जाते हैं, डेथ रेट बहुत तेज हो जाता है, सारे बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, उसे कहते हैं जी डेथ एंड डिक्लाइन फेज। दीज आर ग्रोथ ऑफ फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं ना वो है जी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब अगर हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी के ऊपर एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। अगर चोट लग गई है पायोडीन लगा लेते हैं, टिंचर यूज कर लेते हैं, डेटोल लगा लेते हैं, ताकि जरासीम जो है वो जख्म के अंदर एंटर ना हो सके।
इसी तरह हम बर्तन है हमारे, हमें उसके ऊपर बैक्टीरिया का खतरा है तो हम क्या करते हैं, उन बर्तनों को स्टेरिलाइज कर लेते हैं, उनको गर्म पानी से धो लेते हैं या उनको ड्राई हीट देते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाए उन बर्तनों के ऊपर से। तो ये जितने भी मैकेनिज्म्स हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं जी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग बैक्टीरिया आर डिफरेंट। हम डिस्कस करने लगे हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो है ना वो फिजिकल चीजें यूज की जाती हैं, जैसे स्टीम। स्टीम को हम कहते हैं जी मॉइस्ट हीट, गर्म है लेकिन मॉइस्ट है, स्टीम यूज कर रहे हैं, पानी को वेपर्स बना के उससे यूज करते हैं। उसके अलावा यूज की जाती है ड्राई हीट, ठीक है, सीधी चीज को गर्म कर दिया ताकि चीज उसके ऊपर से जरासीम खत्म हो जाए, बैक्टीरिया खत्म हो जाए। उसके अलावा यूज की जाती हैं जी रेडिएशंस, और उसके अलावा मेथड यूज किया जाता है जी फिल्ट्रेशन का। सो ये जो भी फिजिकल चीजें हम बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं उन सब को मिला के हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which physical agents are used to kill microbes। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जब फिजिकल एजेंट्स यूज किए जाएं तो उसे हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से? स्टीम, ड्राई हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को स्टीम करते हैं ना तो उससे क्या हो जाती हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन्स कोगुलेट हो जाती हैं, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। जब बैक्टीरिया की प्रोटीन्स कोगुलेट हो जाती हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। और जब हम ड्राई हीट करते हैं तो उसके जो कंपाउंड होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसकी बॉडी के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है जिससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उससे भी बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका कौन सा? रेडिएशंस का। इसमें जो है ना वो 300 नैनोमीटर से तक जो है ना वो रेडिएशंस यूज की जाती हैं। ज्यादातर गैमा रेज यूज की जाती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए काम करती हैं। जैसे डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है, उसमें रेडिएशंस यूज की जाती हैं, ठीक है, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। और फिल्ट्रेशन यूज की जाती है जब हमने ब्लड के किसी प्रोडक्ट में से जरासीम खत्म करने हो। अब देखो हमने ब्लड देना है किसी को, या हमने अपने ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के देना है, या ब्लड में से सीरम देना है, या हमने कोई एंटीबायोटिक देनी है और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करने हैं। तो फिर अब हम अगर अपने ब्लड के सीरम को या फिर अपने ब्लड के प्लाज्मा को गर्म करेंगे, गर्म करने से तो फिर हमारे ब्लड सेल्स भी डैमेज हो जाएंगे, हम किसी को ब्लड दे ही नहीं सकेंगे। सो ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको हम इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू साफ नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए क्या करनी पड़ती है? फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है। और उनको फिल्टर करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स कौन से? जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की कॉपी करके बनाए गए हैं ताकि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास ना हो सके। किसी को ब्लड देना है तो उसको रेडिएशंस नहीं लगवाएंगे, उसको हीट नहीं करेंगे, उसको मॉइस्ट हीट भी नहीं देंगे, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगा, फिर वो किसी की बॉडी को देने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए ब्लड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब की क्या की जाती है? फिल्ट्रेशन की जाती है। ये जितने भी मेथड्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किए हैं ये फिजिकल मेथड्स हैं और इन प्रोसेसेस को हम कुल मिला के कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करने लगे हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में यूज किए जाते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स और कीमोथेरेपिक एजेंट्स। केमिकल्स यानी के केमिकल्स कौन से?
एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया के खिलाफ जो केमिकल्स खाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स। सो एंटीसेप्टिक्स कौन से केमिकल्स हैं तो ये सारे केमिकल मेथड्स इनमें केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं। एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल्स जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, पायोडीन, टिंचर, डेटोल। कोई जख्म लग जाए, कोई कट लग जाए, कोई रगड़ लग जाए तो उसके ऊपर पायोडीन लगा ली जाती है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जख्म के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। सो एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल्स दैट आर यूज्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और दूसरे कौन से हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, ऐसे केमिकल्स दैट आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर यूज होने वाले, जैसा कि अल्कोहल से चीजें वॉश कर दी जाती हैं, साफ हो जाती हैं, जैसा कि स्प्रिट यूज की जाती है, जैसा कि फिनोल्स यूज किए जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा केमिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देता है, और उसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। ये सारे जो है ना वो हमें मिल जाते हैं, जैसा कि सरफेस क्लीनर्स की फॉर्म में डेटोल मिल जाता है, फिनाइल मिल जाती है, जिससे हम जो है ना वो मोप लगाते हैं। हॉस्पिटल्स में मुसलसल मोप लगाए जाते हैं, उनके अंदर ये सारे केमिकल्स डाले होते हैं ताकि सारा सरफेस जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो मुसलसल जो है ना वो सफाई चलती रहती है हॉस्पिटल की। उनके लिए क्या यूज किए जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। और तीसरे क्या है जी, कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, लाइक सिफेलोस्पोरिन्स, लाइक टेरामाइसिन। तो ये डिफरेंट तरह की जो है ना वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आगे से दो तरह की होती हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरिसाइडल। ये देखें, बैक्टीरिसाइडल का जो वर्ड है ना वो सुसाइड से याद रखें आप। सुसाइड मतलब किल हो जाना, मर जाना। सो बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को सीधा जाके किल ही करती हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया डायरेक्टली किल नहीं करती हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो डिवीजन के प्रोसेस को रोक देती हैं ताकि बैक्टीरिया ज्यादा ना हो। सो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं उन्हें हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं उन्हें हम बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सो ये जितनी भी टेक्निक्स थी ये कौन सी थी, केमिकल। एंटीसेप्टिक्स के तौर पे भी केमिकल्स होते हैं जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स की फॉर्म में भी केमिकल्स होते हैं जिन्हें नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज किया जाता है। और एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जिन्हें जानदारों के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये फिजिकल मेथड्स और ये केमिकल मेथड्स, इसको आपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज सबके लिए याद कर लेना है। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।